अभी विदेही बन सकते हो, बन सकते हैं। तो अभी एक सेकंड में विदेही स्थिति में स्थित हो जाओ।
शिव बाबा हमारे, चलो हम चले। Om Shanti and a very good evening to all of you. आज हम कुछ विशेष प्रकार के यानी स्पेशल स्टेटमेंट के बारे में सीखेंगे। आमतौर पे वाक्य में क्रियापद होता है जो क्रिया दर्शाता है। उसके आगे इंग्लिश में क्रिया का करने वाला कर्ता होता है और क्रियापद के बाद क्रिया जिस पर की जाती है वो कर्म होता है। लेकिन इंग्लिश में एक नियम है कि वाक्य के अंदर कम से कम क्रियापद होना चाहिए और कर्ता होना चाहिए। और जब क्रिया नहीं होती है, सिर्फ परिस्थिति होती है, स्थिति होती है और क्रिया का करने वाला नहीं होता है, तो इस नियम को कैसे फॉलो करें, हम इस नियम का पालन कैसे करें, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम धैर्य नाम के सर्वनाम को देखेंगे। ये एक डमी प्रोनाउन है। प्रोनाउन यानी सर्वनाम। किसी के बदले हम जब कुछ कहते हैं, जैसे एक लड़का है अशोक, तो उसके लिए सर्वनाम होता है ही, लड़की के लिए सर्वनाम होता है शी। तो इस तरह से ये एक डमी प्रोनाउन है, इसके पीछे कोई व्यक्ति या वस्तु नहीं है और वो है धैर्य। हिंदी में छोटे वाक्य से काम हो जाता है, जो आपको सीरियल नंबर 1 में दिखता है, दूध है। अगर आपको कोई पूछे कि दूध है तो आप कहते हैं दूध है, जिसका शाब्दिक भाषांतर होगा मिल्क इज। लेकिन इंग्लिश में इस तरह से वाक्य नहीं बनाया जाता है और ऐसे वाक्य की रचना है देयर इज मिल्क।
अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि ये चीज है, तो आपको देयर इज एक वचन के लिए और देयर आर बहुवचन के लिए इस्तेमाल करना है। तो हम कहेंगे देयर इज मिल्क, दूध है, देयर इज वाटर, पानी है, देयर इज फूड, खाना है, इस तरह से बोला जाता है। और इसका अगर प्रश्न बनाना है, आप किसको पूछना चाहते हैं कि मिल्क है कि नहीं, तो क्रियापद आगे आ जाता है और ये जो डमी करता है, डमी प्रोनाउन है, वो क्रियापद के बाद चला जाता है। आप पूछते हैं इज देयर मिल्क, इज देयर वाटर, इज देयर फूड। और सीरियल नंबर 2 में मैं ये 2 वाक्य का नेगेटिव भी आपको दिखाता हूं। अगर आपने किसको पूछा दूध है और उसके पास दूध नहीं है, तो वो कहेंगे देयर इज नो मिल्क। यहाँ इतना ध्यान रखना है कि नेगेटिव के लिए NOT नॉट का इस्तेमाल नहीं होता है, देयर के साथ नो का इस्तेमाल होता है, देयर इज नो मिल्क। और अगर जब कोई आपको कहता है देयर इज नो मिल्क और आपको आश्चर्य होता है, तो जैसे हम हिंदी में पूछते हैं क्या दूध नहीं है आपके पास, तो इसी तरह इंग्लिश में भी पूछा जाता है इज देयर नो मिल्क। हम ये वाक्य रचना बहुवचन के लिए भी उपयोग में ले सकते हैं और लेते हैं। देयर आर बनानास, देयर आर एप्पल्स। हाँ, और इसका प्रश्न होता है क्रियापद को आगे लाके, आर देयर बनानास, क्या आपके पास केले हैं? उसका जवाब आता है हाँ देयर आर बनानास, या सीरियल नंबर 4 में देयर आर नो बनानास, केले नहीं है। और अगर जब आपको कोई कहता है कि केले नहीं है, तो आप भी आश्चर्य से पूछते हैं आर देयर नो बनानास, क्या आपके पास केले नहीं है? तो ये एक खास प्रकार की वाक्य रचना है जो हमने सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4 में आपको दिखाई। ये वाक्य रचना आप अन्य परिस्थिति के लिए भी उपयोग में ला सकते हैं, जो मैंने सीरियल नंबर 5, 6 और 7 में दिखाई है। ये वाक्य रचना सिर्फ भौतिक वस्तु जैसे मिल्क या बनाना के लिए नहीं है, या आप किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। समझो कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, कोई शक्यता है, पॉसिबिलिटी है, नसीब है, लक है, तो उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। देयर इज अ प्रॉब्लम, अगर कोई समस्या है, हम कहना चाहते हैं कि यहाँ एक प्रॉब्लम है, तो इसी तरह बोला जाता है देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज लक। लक के आगे अ नहीं आएगा क्योंकि अ को हम गिन नहीं सकते। इसका नेगेटिव होगा देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो पॉसिबिलिटी, देयर इज नो लक। कोई लक नहीं है, ये नहीं हो सकता है। और एक परिस्थिति लेते हैं, आपका बहुत ही छोटा गांव है, आप कहना चाहते हैं कि हमारे गांव में सिर्फ 2 दुकान है, तो भी इसी तरह से देयर का उपयोग किया जाता है। 2 दुकान है तो ये बहुवचन हो गया, तो उसकी वाक्य रचना होगी देयर आर 2 शॉप्स इन आवर विलेज, देयर आर 2 शॉप्स इन आवर विलेज। हिंदी में कहते हैं गांव में 2 दुकान है, लेकिन इंग्लिश में 2 शॉप्स आर इन विलेज ऐसा नहीं बोलते हैं, और इसका सही वाक्य होता है देयर आर 2 शॉप्स इन आवर विलेज। अब मैं आपको सीरियल नंबर 4 पे ले जाता हूं ऊपर, जहां देयर का अलग से प्रयोग हुआ है। इसको एडवर्ब कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। अभी तक हमने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, लेकिन ऐसे ही दिखाने के तौर पे मैंने ये वाक्य रखा है कि जब आपको बताना है कि आपकी किताब कहाँ है, तब इस तरह से कहा जाता है योर बुक इज देयर। कोई अपनी किताब ढूंढ रहा है, आपने देखा दूर वहीं टेबल पे पड़ी है, तो आप उंगली के इशारे से दिखाते हैं और कहते हैं योर बुक इज देयर, आपकी किताब वहां है। तो ये एक प्रकार का इज का क्रिया विशेषण बनता है। अब हम नीचे हियर यानी यहां इसका प्रयोग देखेंगे। ये डमी क्रियापद डमी करता नहीं है देयर जैसा, लेकिन एक अलग से वाक्य की रचना है कि समझो कोई किताब ढूंढ रहा है, वो भी ढूंढ रहा है और हम भी ढूंढ रहे हैं। लेकिन जब मैं ढूंढता हूं तो सबसे पहले मुझे वो किताब मिल गई जहां भी रखी थी, तो मैं उनको कहूंगा हियर इज योर बुक, लीजिए ये है आपकी किताब, हियर इज योर बुक। और अगर बहुवचन है तो हियर आर योर बुक्स।
हियर का मतलब यहाँ होता है। और जब आप कहते हैं योर बुक इज हियर, तो यहाँ हियर का उपयोग क्रिया विशेषण की तरह किया जाता है, जिसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे जब हम एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण पे आएंगे। देयर जैसा और एक डमी प्रोनाउन इंग्लिश में है, वो है इट। बारिश गिरने की क्रिया तो होती है, लेकिन ये क्रिया करने वाला कौन है हमें नहीं मालूम। तो ऐसी परिस्थिति में एक दूसरे डमी प्रोनाउन का उपयोग कर्ता के स्थान पे होता है और वो है इट। जैसे बारिश हो रही है तो हम कहेंगे इट इज रेनिंग। अगर बारिश नहीं हो रही है तो हम कहेंगे इट इज नॉट रेनिंग। ठंड लग रही है तो हम कहेंगे इट इज कोल्ड। जैसे हम बाहर निकले घर से और ठंड लग रही है, काफी ठंड है बाहर, तो हम कहेंगे इट इज कोल्ड। अब यहां मैं आपको और एक बात बताना चाहूंगा सीरियल नंबर 2 के बारे में, कि ऐसी वाक्य रचना एडजेक्टिव यानी विशेषण के लिए भी होती है। समझो टेबल पे दूध रखा है और हमें सिर्फ दूध का जो वेसल है, बर्तन है, उसको हाथ लगा के देखना है कि ये ठंडा है कि गर्म है। तो जब हम कहते हैं, हाथ लगाने के बाद कहते हैं कि इट इज कोल्ड, तो यहाँ ईट डमी प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि हम वो बर्तन की बात करते हैं जो एक निर्जीव है, और निर्जीव होने के नाते हम ही नहीं लगा सकते, शी नहीं लगा सकते, तो उसके लिए इट लगेगा। और जब हम इस बर्तन की बात करते हैं कि ये ठंडा है, तो इट सही में प्रोनाउन है, डमी प्रोनाउन नहीं है। लेकिन जब हम बाहर निकल के क्लाइमेट यानी वातावरण के बारे में बात करते हैं कि ठंडा है, गर्म है, वगैरह वगैरह, तो हम इट का प्रयोग एक डमी प्रोनाउन की तरह करते हैं। अगर डमी का मतलब आपको नहीं मालूम है तो कह दो, मैं कहता हूं कि जो सही शब्द होता है वो है ही नहीं, तो उसके बदले में एक दूसरे शब्द को रखा जाता है, उसको डमी कहते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि छोटे छोटे गांव में जहां कंट्रोल इतना अच्छा नहीं होता है, तो कई बार पैसे वाले विद्यार्थी एग्जाम देने नहीं जाते हैं और उसके बदले जो पढ़ने में तेज है वो लड़का उनकी परीक्षा देके आता है, तो ऐसे दूसरे लड़के को डमी स्टूडेंट कहते हैं। तो सीरियल नंबर 3 में आपको दिखाया है मैंने कि जहां इट का उपयोग सर्वनाम की तरह होता है, कोई ग्लास, कोई बर्तन या कोई भी चीज रखी है, ठंडी है, गर्म है, और जब उसकी बात करते हैं तो इट सही में प्रोनाउन का काम करता है, वो डमी प्रोनाउन नहीं है। कई बार हमें अंदर से कुछ लगता है कि ऐसा होगा, तो उसके लिए इंग्लिश में क्रियापद है सीम्स। तो यहाँ पे भी हमें जो अंदर से ऐसा लगता है, इसकी कोई क्रिया ऐसे नहीं होती है, ना ही क्रिया का करने वाला होता है। तो यहाँ पे ये शब्द का प्रयोग होता है इट सीम्स। इसका एग्जैक्ट हिंदी है ऐसा लगता है। इट सीम्स बारिश होगी, इट सीम्स बारिश नहीं होगी। तो आपको इट सीम्स इंडिया मैच में हार जाएगा, इट सीम्स इंडिया मैच में जीत जाएगा, ये आपको अंदर से फीलिंग आती है, इसका कोई लिख के नहीं दिया हमको इंडिया जीत जाएगा। तो यहाँ पे जो इट का प्रयोग होता है कर्ता के स्थान पे, वो भी एक डमी प्रोनाउन की तरह होता है। इट सीम्स आई विल फॉल सिक, मुझे लगता है कल मैं बीमार होऊंगा। तो हमने 2 डमी प्रोनाउन देखे, एक देयर और एक इट। जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी नहीं है, उनको ये 2 डमी प्रोनाउन का इस्तेमाल करने में काफी कठिनाई होती है, मैंने देखा है, क्योंकि मेंटली वो स्वीकार नहीं करते कि इस तरह से वाक्य रचना होती है। तो इसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे। मैं कई सेंटेंसेस आपको लिखने दूंगा बीच बीच में, और ये माइंडसेट बदलना पड़ेगा कि यहाँ पे इसी तरह से डमी प्रोनाउन आते हैं और इसी तरह से बोले जाते हैं। इसके अलावा एक विशेष प्रकार के वाक्य होते हैं जो हम हिंदी में भी बोलते हैं, किताब यहाँ है, किताब वहां है, और दोनों का नेगेटिव भी होता है और प्लूरल बहुवचन भी होता है।
तो ये इसी प्रकार के वाक्य है। सीरियल नंबर 1 में दिस यानी यहाँ नजदीक में जो पड़ा है उसको हम दिस कहते हैं। और सीरियल नंबर 2 में मैंने आपको दिस का बहुवचन दिया है, प्लूरल दिया है, दीज। सीरियल नंबर 3 में इसका ये शब्द लेके वाक्य रचना की है, एक वचन और बहुवचन दोनों में। दिस इज अ बुक, दीज आर बुक्स। सीरियल नंबर 4 में दोनों का नेगेटिव किया है। दिस इज नॉट अ बुक, दीज आर नॉट बुक्स। सीरियल नंबर 4 में इज लिखना रह गया है तो आप ऐड कर लेना, दिस इज नॉट अ बुक, दीज आर नॉट बुक्स। सीरियल नंबर 5 में जो दिस है वो विशेषण है, क्योंकि वो किताब के बारे में कहता है, वो कर्ता के तौर पे नहीं आता है। कर्ता कौन है? कर्ता बुक है। किताब अच्छी है, बुक इज गुड, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बुक इज गुड से मेरा काम हो जाता है, पूरा वाक्य बन जाता है। लेकिन मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि यह किताब अच्छी है जो यहाँ नजदीक में है, वो दूर वाली किताब अच्छी नहीं है। तो मैं यहाँ दिस का प्रयोग विशेषण की तरह करता हूँ और सही वाक्य आएगा दिस बुक इज गुड। दैट यानी वहां, जो दूर का है उसको हम दैट कहते हैं, जो सीरियल नंबर 6 में मैंने लिखा है। उसका बहुवचन होता है दोस, ये दैट का बहुवचन है। और इसका सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस मैंने आपको सीरियल नंबर 8 और 9 में दिया है। दैट इज अ बुक, दोस आर बुक्स। दैट इज नॉट अ बुक, दोस आर नॉट बुक्स। ये यहाँ पे भी हम दैट को विशेषण की तरह प्रयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एग्जैक्टली सीरियल नंबर 5 की तरह है। फर्क इतना है कि जो किताब अच्छी है वो हमारे नजदीक नहीं, वहां दूर कहीं पड़ी है, तो उसको दिखा के हम कहते हैं दैट बुक इज गुड। तो यहाँ पे दैट विशेषण की तरह आता है। हमने अभी दोनों नहीं पढ़े, विशेषण क्या है और क्रिया विशेषण क्या है, लेकिन मैं आशा रखता हूँ ये शब्द से आप परिचित होंगे और हम इसको भी आगे जाके कवर कर लेंगे, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा मैं आपको 4 और क्रियापद दिखाना चाहता हूं। मैंने शायद एक मुखवास में आपको नीड और वांट वाले क्रियापद दे दिए थे, नहीं दिए तो आज समझा देता हूं क्या है। जो चीज की हमें आवश्यकता होती है कि जिसके बगैर हमारा काम ही नहीं चले, तब हम नीड क्रियापद का उपयोग करते हैं। समझो आपके घर में कोई आपको मिलने आया है, आपकी कोई चीज टूट गई है और आपको मालूम है इसे रिपेयर करना आता है, तो आप इसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया मेरा इतना काम कर दो। अब वो चीज स्क्रू ड्राइवर के बगैर रिपेयर नहीं हो सकती और आपके पास स्क्रू ड्राइवर नहीं है, तो वो बंदा कहेगा कि आई नीड अ स्क्रू ड्राइवर, इसके बगैर मैं हाथ से इसको रिपेयर नहीं कर सकता। तो जिस चीज की आवश्यकता है, जिस चीज के बगैर काम नहीं हो सकता, उसके लिए हम नीड शब्द का उपयोग करते हैं। आपको लिखना है तो आई नीड अ पेन। आपको खाना बनाना है तो उसके पहले आई नीड टू वॉश माई हैंड, मुझे हाथ धोने पड़ेंगे। कोई बीमार आदमी है तो कहता है आई नीड माई मेडिसिन, मुझे मेरी दवा चाहिए। किसको किसी भी वजह से घर जाने की आवश्यकता है, कहेगा आई नीड टू गो होम, मुझे घर जाना है। तो जहां जहां भी आवश्यकता का प्रश्न आता है तो आमतौर पे नीड क्रियापद का उपयोग किया जाता है। कई बार स्पोकन इंग्लिश में नीड के बदले वांट का भी उपयोग होता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत है। भले स्पोकन इंग्लिश है, जो चीज आवश्यक है वो आवश्यक है, उसके लिए नीड क्रियापद का उपयोग करना अच्छा है। उसके बाद सीरियल नंबर 2 पे वांट आता है। ये सिर्फ एक मानसिक स्थिति है। मेरे पास 10 पेन है, फिर भी मैं बाजार में जाके और 2 पेन खरीद सकता हूँ। मेरे पास कपड़े हैं, मैं और कपड़े खरीद सकता हूँ।
कुछ भी है मैं ज़्यादा खरीद सकता हूँ। तो वांट है अपनी इच्छा दिखाता है कि हमारी इच्छा क्या है, और इस इच्छा को दर्शाने के लिए हम वांट शब्द का प्रयोग करते हैं। आई वांट अ पेन, मुझे एक पेन चाहिए। आई वॉन्ट टू वॉश माई हैंड, जरूरत नहीं है कि इसके बाद आप खाना पकाएंगे, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको हाथ धोना है। आई वॉन्ट टू वॉश माई हैंड। आई वॉन्ट माई मेडिसिन, आप कहीं जा रहे हो, आप बीमार नहीं हो इस वक्त, लेकिन जो दवा आप सुबह शाम लेते हो, अभी तो आप ऐसे ही 2 घंटा घूमने जा रहे हो, लेकिन फिर भी आप कहेंगे नहीं मैं दवा साथ में रखता हूँ, और इसके लिए आप बोलेंगे आई वॉन्ट माई मेडिसिन। आप लेने वाले नहीं है, सिर्फ जेब में साथ में रखते हैं, कहीं जरूरत पड़ी तो ले लेंगे। आई वॉन्ट टू गो होम, ये सिर्फ इच्छा है, कोई जरूरत नहीं है घर जाने की, लेकिन जब आपको लगता है नहीं अभी मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे घर जाना है, तो कहेंगे आई वॉन्ट टू गो होम। तो ये फर्क है नीड और वॉन्ट के बीच में। तीसरे सीरियल नंबर पे विश। हम जो विश करते हैं ये भी एक इच्छा का ही प्रकार है, लेकिन जब आप सीरियल नंबर 2 वाली इच्छा करते हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई आपकी कैपेसिटी होती है, तैयारी होती है उस चीज को खरीदने की, पाने की, लेने की। लेकिन विश शब्द का हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें भी मालूम है कि हम इतनी आसानी से हमारी इच्छा को परिपूर्ण नहीं कर सकेंगे। तो हम कहते हैं आई विश टू गो टू लंदन, आई विश टू बिकम अ डॉक्टर, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे लंदन जाना है। लेकिन वॉन्ट और विश में यही फर्क है कि विश में आपकी कोई तैयारी नहीं होती है, और ये सिर्फ एक इच्छा है। ये बिल्कुल काल्पनिक नहीं है, लेकिन एक ऐसी इच्छा है जो आप इस वक्त इसको पूरी नहीं कर सकते, तब आप विश शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको कोई विद्यार्थी परीक्षा देने जा रहा है तो आप उसको कहते हैं ऑल द बेस्ट, तो आप उसको विश कर रहे हैं, आई विश यू गुड लक। लेकिन आपको भी मालूम है ये आपके बस की बात नहीं है, सिर्फ ये 4 शब्द बोल के उसको परीक्षा में पास करवा देना, तब आप बोलते हैं आई विश यू गुड लक। तो ये फर्क है वॉन्ट और विश। तो सीरियल नंबर 4 में मैंने आपको दिखाया किस तरह से विश किया जाता है। सीरियल नंबर 3 में विश के बाद एक कार्य आता है, टू गो पहली कॉलम में है और टू बिकम लास्ट कॉलम में है। आई विश टू गो, आई विश टू बिकम। विश अपने आप में क्रियापद है और एक वाक्य में 2 क्रियापद नहीं आ सकते, इसलिए हमने गो के बदले टू गो यानी इन्फिनिटिव का उपयोग किया है। इन्फिनिटिव क्रियापद नहीं है। और लास्ट कॉलम में भी हमने टू बिकम का उपयोग किया है, ये भी इन्फिनिटिव स्वरूप है, ये भी क्रियापद नहीं है। और इस तरह हम वाक्य का रूल फॉलो करते हैं कि वाक्य में एक ही क्रियापद होना चाहिए जो है विश। सीरियल नंबर 4 में विश के बाद नाउन आता है, लेकिन नाउन के पहले आपको प्रोनाउन रखना पड़ेगा जिसके बारे में आप बात करते हैं। समझो आप जिस व्यक्ति को विश करते हैं वो सामने खड़ी है, तो आप कहेंगे आई विश यू सक्सेस, मैं आपको विश करती हूँ सफलता मिले आपको। समझो कोई बंदा ये कहता है कि मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो अब पिताजी हो गए अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन हो गए, तो यू के बदले हिम आ जाएगा, आई विश हिम गुड लक, गुड हेल्थ। तो इस तरह से सीरियल नंबर 5 में है आई प्रे फॉर योर सक्सेस। आप प्रे भी कर सकते हैं। यहाँ प्रे का अर्थ होता है मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपको सक्सेस मिले, सफलता मिले। तो सीरियल नंबर 4 और सीरियल नंबर 5 एक ही है। सीरियल नंबर 4 में सिर्फ एक विश है जो आपके अंदर से निकलती है, आप कहते हैं आई विश यू सक्सेस। और सीरियल नंबर 5 में कहते हैं कि मैं प्रभु को प्रार्थना करूंगा कि आपको सक्सेस मिले, आई प्रे फॉर योर सक्सेस। दोनों का आखिरी मीनिंग तो वही है कि आप उसको विश कर रहे हैं कि आपको सफलता मिले। तो ये 4 शब्द भी आपको बार बार बोलने पड़ेंगे आपके स्पोकन इंग्लिश में।
आप भी याद कीजिए, आप दिन में कई बार इस तरह के विचार करते होंगे और इस तरह के वाक्य हिंदी में बोलते होंगे। ये चारों क्रियापद रेगुलर है और जब मैं इसकी टेस्ट आपको दूंगा तो मैं आपको लिख के बताऊंगा क्या है। अब हम मुखवास के तौर पे कुछ ऐसे वाक्य मैंने लिए हैं जो आसानी से आपको किताब में पढ़ने नहीं मिलेंगे। मेरा पहला वाक्य है, मैं रात को 10 बजे सोने के लिए जाता हूं। अब इंग्लिश भाषा की ये विशेषता है कि सोना यानी टू स्लीप, लेकिन जब आप सोने के लिए जाते हो तो स्लीप क्रियापद का उपयोग लगभग नहीं होता है और उसके बदले कहा जाता है आई गो टू बेड एट 10 PM। अगर आप PM लिखना चाहते हैं तो 12 बजे के बाद कोई भी समय है उसको आप PM बोल सकते हैं। ये ओरिजिनल लैटिन शब्द से आया है जहां P का मतलब होता है पोस्ट यानी बाद वाला, 12 बजे के बाद, और मेरिडियन का मतलब होता है बिल्कुल बीच, एग्जैक्टली हाफ, वो समय जो मेरिडियन है 12 बजे का समय है। तो 12 बजे के बाद जो भी समय है उसको हम PM बोलते हैं, 12 बजे के पहले जो समय है उसको हम AM बोलते हैं। लेकिन जो स्पोकन इंग्लिश है, घर में बोला जाता है, मित्रों के साथ बोला जाता है, तो हम PM के बदले 10 o'clock बोलते हैं ज़्यादातर। आई गो टू बेड एट 10 o'clock, मैं 10 बजे सोने के लिए जाता हूँ। सीरियल नंबर 3 से आगे मैं आपको दूसरी एक इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजे की बात बताता हूँ कि आप जो लिखते हैं इसमें अमाउंट लिखनी पड़ती है, रकम लिखनी पड़ती है, आंकड़ा लिखना पड़ता है, तो किस तरह लिखेंगे ये भी आपको आसानी से किताब में देखने नहीं मिलेगा। तो सीरियल नंबर 3 में यही प्रश्न है कि रकम कब शब्द में लिखे और कब आंकड़े में, और व्याकरण की ज्यादातर किताब में इसका कोई जिक्र नहीं होता है। उसका एक कारण यह भी है कि इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश व्याकरण में इसके ऊपर कोई नियम भी नहीं बनाया गया है। तो यहाँ जो प्रैक्टिस होती है असल में वो अपनी कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के हिसाब से होती है और इसके पीछे व्याकरण का कोई नियम नहीं है। सुविधा क्या है, मैंने सीरियल नंबर 4 में लिखा है कि इंग्लिश में 2-3 शब्द में आने वाली रकम या आंकड़ा शब्द में लिखा जाता है क्योंकि वह बोलने में सरल होता है। जो बोलने में सरल होता है तो शब्द में लिखा जाता है। इसके एग्जांपल्स भी मैंने दिए हैं, जैसे 30, हमको 30 लिखना है तो हम 30 शब्द में लिखेंगे, एक ही शब्द है। 65, इसमें 2 शब्द है और दोनों को हाइफन से जोड़ा गया है। जब आप इस प्रकार की रकम लिखते हैं, आंकड़ा लिखते हैं, 61 से लेके 69 तक, 51 से लेके 59 तक, तो बीच में हाइफन आता है। 65 में भी हाइफन आएगा, 61 में भी हाइफन आएगा, 68 में भी हाइफन आएगा। चेक पे भी इसी तरह लिखना सही तरीका है। इसमें भी 2 शब्द है तो हम 65 लिखते हैं। रकम कितनी भी बड़ी हो लेकिन शब्द कम है तो बोलने में, लिखने में, सुनने में सरलता रहती है, और वो सरलता का ही नियम इसके पीछे है। व्याकरण का तो नियम है ही नहीं कोई। तो जैसे 250 बड़ी रकम है लेकिन 3 ही शब्द है तो हम 250 लिखते हैं शब्द में। 12,000 2 ही शब्द है, 12,000 हम शब्द में लिखेंगे। सीरियल नंबर 5, रकम भले छोटी हो लेकिन इसमें लिखने के लिए हमें कई शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है तो वो बोलने में सरल नहीं रहता और ऐसी रकम को आंकड़े में लिखी जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर में मैंने एक काल्पनिक रकम दी है आपको, 9,239, 9,239। अब इसको आप शब्द में लिखेंगे तो काफी लंबी लिखाई हो जाएगी। तो भले आप नोट बना रहे हो लेकिन आपको इस तरह की रकम आंकड़े में लिखनी चाहिए, अमाउंट में लिखनी चाहिए, ताकि लिखने में भी सरलता रहती है और पढ़ने वाले को पढ़ने में भी सरलता रहेगी।
और 6 नंबर में मैंने आपको मैं जो करता हूं वो बताया है कि मैं 100 तक और फिर 3 शब्द वाले आंकड़े जैसे 250 है वो मैं शब्द में लिखता हूं, लेकिन 250 से भी छोटी रकम 239 वो मैं आंकड़े में लिखता हूं, क्योंकि मैं इसे 4 अक्षर का थोड़ी लंबी लिखाई मानता हूं जो पढ़ने में मुश्किल है। तो ये नियम है किस तरह से रकम शब्द में और आंकड़े में लिखी जाती है। मैंने आपको बताया था कि आज से हम टेस्ट पेपर लिखना शुरू करेंगे। मैं हर रोज आपको प्रश्न दूंगा, वाक्य दूंगा, आपको उसका भाषांतर करना है और दूसरे दिन मैं इसके सही जवाब आपको लिख के दे दूंगा और साथ साथ में और 4-5 वाक्य दूंगा बनाने के लिए। इसमें शर्त मेरी तरफ से ये है कि न तो मैं आपको टेंस का नाम बताऊंगा, काल बताऊंगा, न मैं आपको एस्पेक्ट बताऊंगा, लेकिन मेरे वाक्य में कहीं न कहीं ऐसे शब्द होंगे जिससे आप आसानी से जान जाएंगे कौन सा टेंस है, कौन सा काल है और कौन सा एस्पेक्ट है। आपको वो टेंस पसंद करना है, वो एस्पेक्ट पसंद करना है और आज तक मैंने कॉन्जुगेशन के जो नियम आपको दिखाए हैं वो लेके आपको वाक्य बनाना है। अगर मेरे वाक्य में कोई ऐसा शब्द है जो मैंने आज तक आपको नहीं बताया तो वो मैं आपको लिख के दूंगा, उसकी तकलीफ आपको नहीं उठानी है। मैंने आपको ये भी कहा था कि सीखने की प्रक्रिया 2 स्तर पे होती है। पहले स्टेज 1 आती है जिसमें आप समझने लगते हो कि कैसे क्या होता है और स्टेज नंबर 2 में आप कंठस्थ करते हो। अगर अभी तक आपने कंठस्थ नहीं किया है तो आप आज तक की जितनी स्लाइड है उसमें से जो भी सही स्लाइड है इस वाक्य के लिए वो देख के आप वाक्य लिख सकते हो, क्योंकि मैं सिर्फ आपकी मेमोरी, आपकी याददाश्त की टेस्ट लेना नहीं चाहता, मैं आपकी समझ की भी टेस्ट लेना चाहता हूँ। याददाश्त बाद में आएगी धीरे धीरे। तो अगर आप सही वाक्य लिखते हैं स्लाइड देखकर तो भी मुझे आनंद होगा। और आज पहली स्टेज में हमारी इतनी ही जरूरियत है कि आप किताब खोलें, मेरी स्लाइड्स खोलें और सही वाक्य लिखें। याददाश्त हम धीरे धीरे बनाएंगे, ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो आज के वाक्य है, 4 ही वाक्य है। मैंने ये पीडीएफ फाइल आज सुबह में ग्रुप में टेलीग्राम में पोस्ट भी कर दी है। आपको अभी लिखने की जरूरत नहीं है, आप वो पीडीएफ फाइल खोल के देख सकते हो और इसके जवाब मैं आपको 2 सितंबर को कल दे दूंगा। सीरियल नंबर जो सेकंड क्वेश्चन है वहां पे मैंने हर रोज सुबह में जानबूझ के नए शब्द डाले हैं। इसका मीनिंग इंग्लिश में लिखा है एवरी मॉर्निंग, जो आपको इस्तेमाल करना है। तो ये मेरे 4 वाक्य, इसका भाषांतर करना है और आने वाले वक्त में मैं ऐसे वाक्य दूंगा जिससे आपका काल, एस्पेक्ट, पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल और वोकेबुलरी, शब्द भंडोल सबका इस्तेमाल होने लगेगा। उस वक्त मैं धीरे धीरे ये मुखवास देना बंद कर दूंगा, वाक्य ही ऐसे बनाऊंगा जिससे आपको नई नई चीज सीखने मिले और मालूम पड़े। तो इसके साथ मैं आज की सेशन खत्म करता हूं। ओम शांति, सी यू टुमारो। मैं इसके जवाब लिख के दिखाऊंगा, आशा रखता हूं उसके पहले आप इसके 4 वाक्य लिख के तैयार रखेंगे। Thank you very much. Om Shanti once again.